ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपकी वॉइस वगैरह क्लियर है, सब कुछ ठीक है? क्या रहे? अच्छा। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड दैट इज इंग्लिश ऐसे। और जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हैं या किसी से बात करते हैं, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आती है, वो ये आती है कि यार इंग्लिश का क्या करना है। और इंग्लिश में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके जहन में आती है वो ये आती है कि यार इंग्लिश एस्से का क्या करना है। अब इंग्लिश एस्से के बारे में एक सबसे बड़ी बात जो हमेशा से हमारे जहनों में रही है वो ये है कि एस्से जो है वो पास करना आसान नहीं है। अब इसके साथ अटैच हमारे साथ एक फियर है। अब देखें, ये इंसान की नेचर के अंदर है कि इंसान की सक्सेस के अंदर जो सबसे बड़ा हर्डल होता है वो कभी भी कोई एक्सटर्नल डिफिकल्टी नहीं रही कि जी कोई एक्सटर्नल डिफिकल्टी आ जाए। इन 99% ऑफ द केसेस जो उसके अंदर जो सबसे बड़ी हर्डल होती है उसके सक्सेस के अंदर, और दैट इज फियर। अब हमें डर किस बात का है? डर इस बात का है कि यार हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा फेल ना हो जाए। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप सीएसएस में अपीयर होते हैं, आप पीएमएस में अपीयर होते हैं, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं। देर आर, एज पर द प्रोबेबिलिटी, देर आर 97% चांसेस कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 4% लोग पास होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप 97% चांसेस ये हैं कि मतलब 100 में से 97% चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे। पीछे आपकी ये जो 3% चांसेस है, ये सबसे बड़ा डर है हमारे जहन में कि यार ये जो है। लेकिन आप ये सोचें कि यार ये 3% चांसेस हैं तो सही, विच मीन्स कि अगर हम राइट डायरेक्शन में काम कर लें तो हम शायद इन 97 की बजाय इन 3% के अंदर आ सकते हैं। आज हम सारी की सारी डिबेट इसी बात पे करेंगे कि हमने इन 97 से निकल के इन 3% में कैसे आना है। और वो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, चंद बातें हैं जिसके ऊपर हमने डिबेट करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश ऐसे, मैं एक टर्म लिखता हूँ इंग्लिश ऐसे, इसके बारे में क्या सुना है? आपने जो भी बात करनी है आपने इनबॉक्स में करनी है। आप लोगों ने इंग्लिश ऐसे के बारे में क्या सुना है कि कैसे लिखते हैं, क्या होता क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट थॉट अबाउट इंग्लिश ऐसे? ये जो है, लेकिन आप ये सोचें कि यार ये 3%। वैसा आप कह रहे हैं कि इट्स अ क्वेश्चन, और तैयब कह रहे हैं कि फैक्ट्स की भरमार है, और वह कह रही हैं कि योर ओन थॉट्स विद क्रिटिकल एनालिसिस। माजिद साहब कहते हैं कि इंग्लिश एज एन आर्ट। वसीम कहते हैं ये डिस्कशन। देखें, ये सारी वही बातें हैं जो अमूमन हम सुनते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डर क्या सुना है आप लोगों ने? चलो ये तो सुन लिया कि इंग्लिश ऐसे क्या है, इसके बारे में डर क्या होता है? क्या डर है ऐसा जो आपको लगता है कि यार ये डिफिकल्टी है इसके अंदर? मतलब ये बड़ी अच्छी सारे आप लोग बातें कर रहे हो कि कोहेरेंट होना चाहिए, वेल रिसर्च होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर टेक्निकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं लिख सकते बिना प्रिपरेशन, फेलियर रेशियो 99% है, कंफ्यूजन बनाकर फैलाया जा रहा है, ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, वो नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, द स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। आज हम इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। आपके लिए चीजें आसान कर देता हूँ। चीजें आसान इस तरह करता हूँ कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि देर आर ओनली 3 सोर्सेज जहां से आपने इंग्लिश ऐसे के बारे में जो भी बात करनी है सुननी है वो वहां से निकालनी है, इसके अलावा नहीं करनी। तो अब 3 सोर्सेज कौन से हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो आपका पेपर, फॉर एग्जांपल वी वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दी सीएसएस फर्स्ट, और उसके बाद हम पीएमएस पे भी बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि आपका पेपर कौन जो है वो सेट करेगा? कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो आपका पेपर सेट करती है? टीचर तो करता है, लेकिन कौन सा टीचर से करता है?
एग्जैक्टली एफपीएससी करती है। अच्छा, अगर एफपीएससी सेट करती है तो पेपर चेक कौन करता है? एमन कह रही है कि जी पीयू के जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो चेक करते हैं, हालांकि पीयू के प्रोफेसर को इस बात का भी पता चला कि एमन ने बताया है, वरना उनको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। देखें जी, आपका पेपर बनाने वाले एफपीएससी, आपका पेपर चेक करने वाला एफपीएससी, और आपकी रिकमेंडेशन भेजने वाला एफपीएससी। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी बात इंग्लिश एसे के बारे में जो कि एफपीएससी की इंस्ट्रक्शंस के साथ अलाइन नहीं करती, वो गलत होगी। बेशक वो जितना बड़ा कोई एक्सपीरियंस टीचर हो वो करे। अब एफपीएससी ने हमें तीन सोर्सेज बता दिए कि यहां से आप अपना इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो ऐसे के बारे में। पहला, उन्होंने हमें सिलेबस लिख के दे दिया। सेकंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें एक क्वेश्चन पेपर, पास पेपर्स की शक्ल में क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं। और तीसरा, उन्होंने हमें क्या कर दिया, उन्होंने हमें एग्जामिनर रिपोर्ट्स दे दी। सो देयर आर ओनली थ्री थिंग्स जहां से हमने सारी की सारी इन्फ्लुएंसेस निकाली हैं। द फर्स्ट वन इज द सिलेबस, सेकंड वन आर द पास पेपर्स, एंड थर्ड वन आर द एग्जामिनर रिपोर्ट्स। ये तीनों की तीनों चीजें आपकी एफपीएससी की साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। और इसका क्या मतलब हुआ कि ये पब्लिक के लिए, आप सब के लिए इक्वली असेसेबल है। सो आज अगर आप लोगों को मैं एक बेसिक सी क्वेश्चन बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर, ए बी सी कोई भी टीचर हैं, वो इंग्लिश ऐसे पढ़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसे में ये होना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऐसे में ये होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो जो बात उन्होंने की है, वो बात आपको इन तीनों चीजों के कंट्राडिक्टरी या इन तीनों चीजों में नहीं मिलती, तो समझ लें कि वो बात गलत है। क्योंकि आपका पेपर ना ही मिस्टर आदिल ने सेट करना है, ना मिस्टर आदिल ने चेक करना है। ऑल Mr. Adil can do is to inform you that through these three sources, FPSC has demanded you such and such technical treatment or such requirements of English essay. Same goes for the PMS. आप पीएमएस कोई भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल पीएमएस पंजाब होने वाला है, आपका आगे सिंध है, आप फॉर एग्जांपल केपीके के अंदर आप पीसीएस पीएमएस देते हैं, बलूचिस्तान का पीसीएस पीएमएस देते हैं, यहाँ पे जेके का देते हैं। सो आपको स्पेसिफिकली चीजें तो सामने बढ़ी हुई हैं। सो इन दैट केस आप उधर भी ले सकते हैं। सो मुद्दा ये है कि आपने इंस्ट्रक्शंस तो वही फॉलो करनी है जो पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं। अगर आप उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो उसके अंदर नहीं है, तो समझ लें कि वो आप उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, या उसने जो डिमांड नहीं किया उससे डेविएट कर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली। अब सिंपली हम शुरू करते हैं कुछ चीजों से। मुझे आप बताइए, क्या कोई बता सकता है कि हाउ मेनी एसेज डू वी नीड टू राइट इन एन इंग्लिश एसे? सीएसएस की बात करती हैं जी। नंबर बताएं जी, कितने हमने एसेज लिखने होते हैं पेपर के अंदर, कितने एसेज लिखने होते हैं? जी, आप सब ने कह दिया कि एक ऐसे लिखना होता है। ठीक हो गया। अब मैं जरा सिलेबस निकालूं, मैं सिलेबस निकाल के आपके साथ सामने शेयर करूं, ताकि हम फर्दर इस पे कोई डिस्कशन करें। ठीक हो गया। आप सब भी, आपके पास अगर सिलेबस है तो आप निकाल लें, मैं इधर से मैं भी निकाल लेता हूँ। ओके जी, ये आपके
इंग्लिश ऐसे का सिलेबस आ गया। अब सबको नजर आ रहा जी। ओके। अब जी ये सिलेबस है, हमें हमने कभी ये निकाले ही नहीं है कभी। और अब देखिए मजे की बात क्या है, वो क्या कहता है। वो कहता है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 or more essay in English. So candidates will be required to write 1 or more essay in English. So which means कि आपके जो आपने एक मिसकंसेप्शन बनाई हुई है कि भाईजान हमेशा से आपने एक ही ऐसे लिखना है, वो तब तक रहेगी जब तक एग्जामिनर एक ऐसे लिखने के लिए कहता रहेगा। विच मीन्स कि अगर इंग्लिश के पेपर के अंदर वो आपको एक ऐसे लिखने के लिए कह रहा है, तो इट इज नॉट अ मैटर of compulsion, it is a matter of choice. So examiner may ask, या candidates will be required to write 1 or more essay in English. So ये आपकी बात। एक तो ये जो आप ये सोचते हैं कि शायद एक ही ऐसे हमने हमेशा लिखना है, हाँ ठीक है, वो आज तक दे रहे हैं कैसे, सो देर इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू हिम, देर इज अ डिस्क्रिशन अवेलेबल टू हिम कि वो एक से ज्यादा ऐसेज भी दे सकता है। ठीक हो गया? यहां तक बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। वो कहता है जी अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। ठीक है जी, हमें पता है वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स होंगी, अमूमन 10 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपने कोई एक चूज करना होता है, या दो भी चूज करने के लिए आपको कह सकता है वो। आगे वो कहता है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कंप्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। अब मजे की बात यह है कि इस पे बड़ी डिबेट होने वाली है कि कंप्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज कौन सा होता है। एक चीज मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि कंप्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड नॉलेज कभी भी आपको उन किताबों में नहीं मिलेगा जो कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। आप क्या करते हैं, आप एक किताब उठा लेते हैं, उसमें जी आउटलाइंस बनी होती हैं, विनिंग एसेज हैं, या कोई भी किताब है फॉर एग्जांपल, आप वो किताब उठाते हैं, उठा के उसके अंदर से जो आउटलाइन होती है उसको रटा मारते हैं, इंटरव्यू रटा मारते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। दैट इज नॉट अ comprehensive एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज। इसको तो वो एग्जामिनर अपनी जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं उनमें क्या लिखता है, वो ये लिखता है कि भाईजान कैंडिडेट्स केम अप विद crammed मटेरियल फ्रॉम द इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो वो ये क्लियरली कहता है कि यार लोग इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वो crammed मटेरियल के साथ आते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ वो अगली क्या बात करता है, वो कहता है कि जी कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे विल बी एग्जामिन्ड। सो ये चंद बातें हैं जो हमने इसके सिलेबस से निकाली। ठीक है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बातें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो पास पेपर के अंदर या किसी भी पेपर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखी होती हैं। इंग्लिश ऐसे का आप कोई भी पेपर उठाएंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो चीज लिखी हुई होगी। मैं आपको कोई भी पास पेपर रिफ्लेक्ट कराता हूँ, तो आप फिर आगे हम उस पर डिस्कशन करते हैं। कोई एक पास पेपर आप लोग भी बेशक निकाल लें अपने पास, अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो लेट्स सी जी, हम 2023 के ही निकाल लेते हैं। ओके जी। जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी। ये जी आपका बेसिक सा एक फॉर्मेट है, ये बिल्कुल पास पेपर है, इस तरह का आपके सामने एक पेपर आएगा। और दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, नोट 1 एंड नोट 2।
जिस अच्छा, ना सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं ना ही ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, और हालांकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें से काफी चीजें आप निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या कहता है कि वो कहता है कि जी मेक एन आउटलाइन। अच्छा, 2016 से पहले ये नहीं कहता होता था, उसके बाद भी कुछ उठे जो नीम हकीम खतरा जान, उन्होंने कहा जी आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, अभी भी कुछ है। सो उसने कैटेगोरिकली लिखना शुरू कर दिया कि खुदा के बंदो मेक एन आउटलाइन। अच्छा, सो आउटलाइन, उसने कहा मेक एन आउटलाइन एंड राइट आ comprehensive essay of 2500 to 3000 words on any one of the given topics. So इसमें उसने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि you have to write on any one of the given topics. अब डिबेट ये आती है कि क्या ये लेंथ 2500 टू 3000 वर्ड्स की जो लेंथ की बात की जा रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसको रीच करना। अच्छा, अगर आपसे 2500 की लेंथ कंप्लीट हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैंने तो 4 सफ़े लिखे थे, 3 सफ़े लिखे थे, फिर भी मैं पास हो गया हूँ, वो नहीं, ठीक, गलत बात करते हैं। क्योंकि आप 2016 की अगर एग्जामिनर रिपोर्ट निकाल कर देखें, तो एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर एग्जामिनर लिखता है कि जी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर इवन अनेबल टू राइट 1200 टू 1400 वर्ड्स विच रिफ्लेक्ट देयर स्कैंटी नॉलेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम लिखने से आपने अपनी कोई क्वालिटी का रिफ्लेक्शन नहीं दिया, बल्कि वो कहता है कि भाईजान मुझे तो ये लग रहा है जो लोग 1200 से 1400 वर्ड्स भी नहीं लिख पाए इस टॉपिक के ऊपर, इसका मतलब है उनका नॉलेज बड़ा लिमिटेड था, कम था। सो अगेन बात ये है कि अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी 3000 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स 3 आवर्स के अंदर लिखना इज नॉट एन ईजी टास्क। सो एक दरमियान वाला जो इक्विलिब्रियम है, सो मिनिमम जो है वो आप इधर तक तो जरूर जाएं, 1800 टू 2000 वर्ड्स, ठीक है। अबव इट, बिलो इट, आप 2500 के करीब पहुंच जाएं, इट वुड बी मोर देन इनफ। बाकी ये है कि एज पर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होने चाहिए आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर। सीएसएस की बात करें तो इट शुड बी बिटवीन 11 टू 17, 11 से लेके 17 हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप कम से कम 11 और ज्यादा से ज्यादा 17, और ये कंपल्सन भी नहीं है जी 17 ही होने चाहिए, 17 के बिना नहीं हो सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी 17 नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यू हैव अ स्पेसिफिक लिवरेज कि आप 11 से लेके 17 के दरमियान लिख सकते हैं। मूविंग फर्दर, जो इंपॉर्टेंट चीज है जी, आप लोगों ने अमूमन सुना होगा देयर आर सम टाइप्स ऑफ एसेस, कि जी टाइप्स ऑफ एसेज होती हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव का इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं, और एक्सपोजिटरी का ऐसे लिखते हैं, नैरेटिव का ऐसे लिखते हैं, इसका ऐसे लिखते हैं, उसका वैसे लिखते हैं। तो बात सुनी है आप लोगों ने। चलें, अगर आप लोगों ने ये बात सुनी है तो फिर अगली लाइन पढ़ें। अगली लाइन क्या कहती है? वो ये कहती है कि मेक श्योर you use different forms of discourses, which are, for example, exposition, argumentation, description, and narration. वो कहता है कि राइट आ comprehensive essay, फिर वो कहता है मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। एग्जामिनर तो आपसे डिमांड कर रहा है कि एक ऐसे लिखो और उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल करो। अब एक डिस्कोर्स होता क्या है, डिस्कोर्स को समझने की जरूरत है कि डिस्कोर्स क्या है। क्या डिस्कोर्स से मुराद टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एसेज हैं? हरगिज नहीं। डिस्कोर्स जो होता है आपका स्पेसिफिकली एक, अगर आप सिंपल सी बात करें तो ये रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में कम्युनिकेशन का रिफ्लेक्शन होता है, या कम्युनिकेशन को कहते हैं। अब डिस्कोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो पूरा उसके ऊपर कुछ 2500 वर्ड भी लिखे गए हैं। डिस्कोर्स तो एक सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब देखो ना, मैं ये कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री निजाम होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। मैं आगे कहता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट को, या जो जिसको आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं यानी पीएम को, इलेक्ट करने का इख्तियार नेशनल असेंबली के पास होता है, ठीक है। सो मैंने अब कुछ
डिस्क्राइब किया, सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स। देन मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, देखें जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी जरा बहुत ज्यादा डाइवर्स है, एथनिक डाइवर्सिटीज हैं, तो इन सब को इंक्लूसिव पार्टिसिपेटिव करने के लिए एक ऐसे निज़ाम की जरूरत पड़ती है जहां पर सबको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन आए। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज सच सिस्टम जिसके अंदर आप ना सिर्फ इंक्लूसिविटी को मेंटेन करते हो बल्कि पार्टिसिपेशन को भी मेंटेन करते हो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग थ्रू द लेंस ऑफ सम डेफिनेशन, दिस इज एक्सपोजिशन। लेट से मैं कहता हूँ कि नरेट करता हूँ, मैं कोई अपनी डेली लाइफ एग्जांपल नरेट करता हूँ, मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई वाकया नरेट करता हूँ, दैट वुड बी नैरेटिव डिस्कोर्स। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये तमाम के तमाम डिस्कोर्सेज विद इन अ सिंगल एसे कर रहे होते हैं। So there is no such thing that a separate essay can be regarded as an argumentative essay. A separate essay can be regarded as an expository essay. Even जो जनरली टीचर्स इसको डिफरेंशिएट करते भी हैं, उनके एसेस के अंदर भी, आर्गुमेंटेटिव एसेस के अंदर डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स भी होता है, आपका एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स भी होता है, नैरेटिव डिस्कोर्स भी होता है। और अगर आप ये कहते हो कि इफ व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर claims कि narrative essay would be based on narrative discourse only, so एक narrative essay में और एक story के अंदर फिर क्या फर्क होगा? सो आप ने ये जेन से आज बात निकाल देनी है कि देर आर सम टाइप्स ऑफ essays विच एंड वी हैव टू फॉलो स्ट्रक्चर्स ऑफ देम रेस्पेक्टिवली, कि अगर ये ऐसे आ गया तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये ऐसे आ गया तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। देर इज नो सच थिंग। आप एक ही ऐसे के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। कोई भी ऐसे आप सी एस एस पी एम एस में लिख रहे हो, हर ऐसे हर टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन सेम तरह से लिखा जाता है, हर ऐसे के ऊपर बॉडी पैराग्राफ सेम तरीके से लिखा जाता है, और हर ऐसे के ऊपर कंक्लूजन सेम तरीके से लिखा जाता है। देर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के, फॉर एग्जाम्पल आप आर्ग्यूमेंटेटिव या एक्सपोजिटरी और वट एवर जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, जो भी मिथ्स क्रिएट हुई हुई हैं, वो उसके ऊपर आप बात करने लगो, तो आपने अपने जहन से वो पहले अभी एक टेंशन निकाल देनी है कि देर इज सच थिंग, कि जी फॉर एग्जाम्पल यही एक तरीका है इसको अटेम्प्ट करने का। सो मूविंग फर्दर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहता है क्रेडिट विल बी गिवन। यहाँ क्रेडिट से मुराद पैसे नहीं है, क्योंकि वो हमें पैसे नहीं देगा, नंबर ही देगा। सो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ द इंग्लिश एसे। जिस तरह स्टेट के तीन पिलर्स है ना, इसी तरह एसे के ये तीन पिलर्स हैं। कौन से? ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। मैं आगे चल रहा हूँ तो आपको ये समझ आ जाएंगे। अभी तक आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि देर एक चीज ऑर्गेनाइजेशन थी, एक चीज रेलेवेंस थी, और एक चीज क्लैरिटी थी। आपको अगर पूरे का पूरा ऐसे समझना है तो ये तीन चीजें आपको पूरे का पूरा ऐसे समझा देंगी। ठीक हो गया? अब टॉकिंग अबाउट ऐसे, अगर मैं इंग्लिश ऐसे की बात करूं तो हमारे पास जनरली स्पीकिंग देर आर ओनली 4 रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ ऐसे। अगर आप इन 4 रीजंस को ठीक कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस ना सिर्फ बढ़ जाते हैं बल्कि ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। अब वो 4 चीजें क्या हैं? अब आप कहते हैं सर इतनी आसान हो, 4 चीजें पता हो कि यही 4 चीजें हैं, तो फिर तो भाईजान कोई भी बंदा उसको देखे और देख के कह के ले जी ये तो 4 चीजें मैं पूरी कर लेता हूँ। और मजे की बात है ये सबको पता भी है, उसके बावजूद हम लोग इस पे फंस जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। सो जनरली स्पीकिंग मैं हमेशा से यही बताता हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, उसमें से 90 स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं बिकॉज दे आर अनएबल टू ग्रास्प द जिस्ट ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक में वो बंदा डिमांड कर रहा है वो हम पकड़ ही नहीं पाते। मैं हमेशा से एग्जांपल देता होता हूँ उस टॉपिक की। फॉर एग्जांपल टॉपिक क्या था कि जी जेंडर इक्वालिटी, मिथ और
रियलिटी। अभी भी आप ना जाएं मार्केट के अंदर, डिफरेंट किताबें उठाएं, उन किताबों को उठा के वहां पर उसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर इस जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ लें। आपको जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन मिलेगी, इक्वालिटी बिटवीन बोथ जेंडर्स। हम अपने डिस्कोर्सेज में ट्रांसजेंडर्स को वैसे ही भूल चुके हुए हैं। सो आप अंदाजा करें कि जब आप जेंडर इक्वालिटी को ये डिफाइन करेंगे कि इक्वालिटी बिटवीन बोथ जेंडर्स, तो वैसे ही फंस जाएंगे आप। जो ब्रॉडर एक डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है आप डिबेट कर सकते हैं कि यार बाकी जेंडर्स पे हम डिबेट करेंगे, जैसे एक तरफ सोशल कंस्ट्रक्शन है, दूसरी तरफ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये दोनों डिबेट्स जो हैं वो तीन जेंडर्स पे तो एग्री करती हैं। अब एक बच्चा ऐसे लिखता है, वो जेंडर इक्वालिटी के अंदर सिर्फ इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल पे बात करता है उसके ऐसे में, और एक बंदा जो ऐसे लिख रहा है जो जिसके जहन में ये बात है कि जेंडर इक्वालिटी से मुराद ट्रांसजेंडर्स, मेल फीमेल तीनों की बात की, मिनिमम तीन की मैं बात करूंगा। सो उन दोनों के एसेज में जमीन आसमान का फर्क होगा। इन द सिमिलर वे एक और टॉपिक था, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। अब इस टॉपिक के अंदर अगेन क्लासरूम से मुराद हमने क्या लिया, आप अभी मैंने कई आउटलाइंस पढ़ी हैं, लोग इसको एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन इज ओनली 10% एलिमेंट ऑफ क्लासरूम, हालांकि यहां से मुराद क्लासरूम के इन्वायरमेंट था। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, नो डाउट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस पर्टिकुलर ऐसे वाज नॉट 100% अबाउट एजुकेशन। हमने यहाँ पर भी मिस इंटरप्रिटेशन की। इन द सिमिलर वे, इन 2023 पेपर देयर वाज अ टॉपिक कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। हमने वहां पर भी ऑनलाइन लर्निंग को ये समझा कि ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है। हालांकि जब आप ऑनलाइन लर्निंग पे बात करते हो तो दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम ओनली, इट इंक्लूड्स traditional as well as non-traditional, formal as well as informal, sorry। सो हर तरह की एजुकेशन उसके अंदर आती है। सिमिलरली ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डज नॉट मीन फिजिकल मोड ऑफ एजुकेशन ओनली, उसके अंदर क्लासरूम का एनवायरनमेंट भी आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि जी आपका जो पहला रीजन है फेलियर का, दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन। नाउ कम टू द सेकंड वन is the irrelevancy and inadequacy। एग्जामिनर रिपोर्ट्स के अंदर कोई 5-10 दफा उसने लिखा है कि इरेलीवेंट और इनएडिकेट कंटेंट। हमारा ना वो एक पता नहीं किसने फॉर्मूला बता दिया, वह 3 स्ट्रैटेजी फॉर्मूला, उसने बहुत तबाही उतार दी। अच्छा, जिन्होंने वो डिवाइस किया उन्होंने वो कुछ टॉपिक्स के लिए डिवाइस किया, आगे फिर हमारे पाकिस्तानी एस्पिरेंट्स ने उसको हर जगह अप्लाई किया। मैं अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक आया 2024 के अंदर, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। सो एक स्टूडेंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर मैंने ना आउटलाइन बनाई है, जरा चेक कर दें। मैंने कहा सर प्लीज आप दें मुझे, मैं देखता हूँ। अच्छा, मेरी आदत है शुरू से कि मुझे पेपर्स के दौरान जो भी बंदा कुछ चेक करवाता है मैं उसको बताता नहीं हूँ कि क्या चल रहा है, वट एवर इट इज। उसके बाद भी नहीं बताता, मैं कहता हूँ बस इजी हो जाओ। उसने मुझे आउटलाइन दी, ए पे इंट्रोडक्शन उन्होंने लिखा। सो ए पे उन्होंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने हेडर लगाया हुआ था कि हर्डल्स इन द वे ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, को 5-6, 1 से लेके 6 हर्डल्स दी हुई थी। सी पे उन्होंने लिखे हुए थे पाथवेज टू इंश्योर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगेन 6 हेडर्स दिए हुए थे, मतलब 6 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे। डी पे उन्होंने आगे फिर वे फॉरवर्ड्स भी दिए हुए थे। वे फिर बंदे लिखते हैं वे फॉरवर्ड्स, ठीक है, तो ये दिए हुए थे 1 से 6। और उसके बाद कंक्लूजन, सॉरी आगे ई पे कंक्लूजन किया हुआ था। तो एक तो ये वे फॉरवर्ड होता है, हाउएवर ये तो बेसिक गलतियां हैं, चलें ये तो होता रहेगा। उसके बाद मुद्दा क्या था, मेरा सवाल सिंपल है,
क्या पाथवेज और वे फॉरवर्ड दो डिफरेंट चीजें हैं? मतलब अगर जिस्ट में चले जाए, मतलब अगर मैं पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी रिफ्लेक्ट करूंगा, तो मैं तो यही बताऊंगा कि यार फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में बेहतरी की जरूरत है, इंडस्ट्री में इनोवेशन की जरूरत है। अगर हम सर्विस सेक्टर को बेहतर कर दें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट कर दें, हम अपने एजुकेशन को बेहतर कर दें, हम अपॉर्चुनिटीज को बेहतर करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, तो और मैं वे फॉरवर्ड्स अगर मैं देना चाहूँ पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में, तो वो भी यही दूंगा। अगेन, एक तो टेक्निकली गलत कर लिया कि दो चीजें दे दी, सेम चीजें वही सेम बातें उधर करनी पड़ेंगी, वही चीज रिडंडेंसी आ गई। दूसरा, क्या इस टॉपिक के अंदर उन्होंने हर्डल्स मांगी हुई थी? कभी भी हर्डल्स नहीं मांगी उन्होंने। देर इज अ बेसिक रूल, देर इज अ बेसिक रूल, उस रूल को समझ लें। इंग्लिश ऐसे के अंदर दो ही पैटर्न्स हैं। एक 100% रेलिवेंसी का पैटर्न है, और दूसरा पैटर्न ये है कि आप 90-10 की रेशो के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी एडर्स बना सकते हो। प्राइमरी एडर्स मींस कंपल्सरी एडर्स, और 10% से मुराद सेकेंडरी एडर्स मीन ऑप्शनल हेडर्स। ठीक है, आप ये कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो सिंपल तरीका ये होता कि आप ए पे इंट्रोडक्शन देते, बी पे डायरेक्टली पाथवेज की बात करते, सी पे कंक्लूड कर देते। मैं अगर होता तो मैं ऐसे करता। अगर आपका दिल कर रहा है कि कुछ हर्डल्स पहले रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो दो से तीन आप आर्ग्यूमेंट्स हर्डल के देके फिर आगे आप पाथवेज रिफ्लेक्ट कर देते। दोनों तरीके ठीक थे। लेकिन ये 6 6 6 का मार्जिन आपने दे के आपने रेलेवेंट कितना लिखा, सिर्फ 6 आर्गुमेंट, बाकी 12 तो उसने पूछा ही नहीं थे। तो आपने, इसका मतलब है 33 रिजल्ट सिर्फ उस पर लिखा जो उसने पूछा था। तो यू एंडेड अप राइटिंग इररेलेवेंट एंड इनएडिक्वेट डाटा। देन आगे नेक्स्ट चीज, अगला बड़ा मसला हमने क्या किया। जब भी हम प्रॉस्पेरिटी पे बात करते हैं, लोग समझते हैं ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड है। इट इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमी ओनली। जब प्रॉस्पेरिटी पे बात होगी, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, सो ये आप हर डोमेन की बात करेंगे। फॉरेन पॉलिसी की डोमेन पे बात करेंगे, आप इंटीग्रेशन की डोमेन पे बात करेंगे, रीजनल इंटीग्रेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आप डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने इसके ऊपर एक आउटलाइन शेयर भी की है। अगर आप जो लोग भी लाइव स्ट्रीम सुन रहे हैं, वो उसी जिस पे लाइव स्ट्रीम आ रही है पेज पे, वहां से देख सकते हैं। जो लोग लाइव स्ट्रीम नहीं सुन रहे, जो कि जूम से जिन्होंने किया, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर लर्न विद आदिल रियाज गोंदल के नाम से आप जो है वहां पर देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट CSS 2024 की आउटलाइंस जो हैं वो वहां पर मैंने शेयर की हुई हैं। तो वो उसको रट्टा नहीं मारना, डेफिनेटली वो उसके लिए आई आई वॉन्ट बी इंकरेजिंग यू, बट ये है कि वो थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि कैसे बना सकते हैं। उसमें भी मजीद आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आप जरूरी थोड़ी है कि मतलब जो बात मैंने की है वो अच्छी है, तो आप मजीद उसमें इम्प्रूवमेंट करके बात कर सकते हो। सो इररेलेवेंसी और इनएडिकेसी से अपने आप को बचाना है। अगेन, हाँ बिल्कुल जी, पॉलिटिकल कल्चर, जेंडर इंक्लूसिविटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बेहतर करके स्टेबिलिटी, फेडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी डोमेन्स इसमें आती हैं। अच्छा, सो मूविंग बैक, सो हमने जो ये दो चीजें पढ़ ली, मिस इंटरप्रिटेशन एंड इररेलेवेंसी एंड इनएडिकेसी। नाउ मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज बेसिकली, अच्छा, थर्ड वन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि बेसिकली ये जो आज सेशन जो है वो किक ऑफ हुआ है। आज उसकी जो ओरिएंटेशन क्लास है, दिस इज और बैच 7। और इसके अंदर इसका तरीका ये होता है कि मैंने स्केड्यूल ऑलरेडी शेयर कर दिया, बट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी क्लासेस प्लस प्रैक्टिस का मैंने स्केड्यूल बनाया होता है। सो आप स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलते हैं। सो उसको अगर आप कमुलेटिवली बात करें तो वो 20 क्लासेस बनती हैं ऑलमोस्ट।
इसके बाद जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं, हम ऐसे करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन करते हैं तो उस पर पहले प्रैक्टिस करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस इन दिस वे। उसके बाद फिर 4 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 4 फुल लेंथ मॉक्स हैं, और हर मॉक के बाद उसकी डिस्कशन क्लास होती है। सो इसका फायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 40 टॉपिक्स हैं, आपने तो 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो बाकी जो 36 हैं वो भी आपका डिस्कशन क्लास के अंदर क्लियर हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको एक फिर उसके बाद डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। वो भी अभी मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, और डिस्कशन ग्रुप के अंदर हम वीकली बेसिस के ऊपर या आफ्टर 2 वीक्स की बेसिस के ऊपर अब हम क्लास रखा करेंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे। इसके साथ इस दफ़ा एक एडिशनल चीज़ ये हुई है कि आप चूंकि मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी और अभी वाले भी यही कह रहे थे कि सर आप ऐसे पढ़ाते हैं तो प्रेसी का क्या करें, प्रेसी इन कंपोजिशन का। प्रेसिडेंट कंपोजिशन के लिए आपको अलग टीचर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे। आपका वो वाला पेपर भी क्लियर हो जाएगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको टिल एग्जाम्स जो है वो फ्री वैल्यूएशन दी जाती है, विच मीन्स कि अगर आप लोगों ने CSS 2025 के भी पेपर देने हैं तो पूरे साल के लिए फ्री वैल्यूएशन है। इस सारे सिनेरियो की ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसकी फीस है 15,000 रुपीज। ठीक है जी। ऑल दोज हु वांट टू ज्वाइन कैन कांटेक्ट मी, क्योंकि हम लोग 1-2 दिनों में क्लासेस जो है वो रेगुलरली शुरू कर देंगे। तब तक जो लोग रजिस्टर हो चुके होंगे उनको हमें आगे लेके चलेंगे, और डेफिनेटली हमारे पास स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। वो उसमें इसके साथ साथ PMS पंजाब, आपको पता है कि PMS पंजाब जो है वो आएगा कब, मई के लास्ट वीक में, मई लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक, अभी तक एक्सपेक्टेड टाइम ये है। फॉर दैट रीजन जो भी लोग PMS पंजाब में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए वी आर स्टार्टिंग अ टेस्ट सेशन सीरीज, जिसके अंदर पहले क्वार्टर लेंथ पेपर्स होंगे, फिर हाफ लेंथ पेपर्स होंगे, और फिर फुल लेंथ पेपर्स होंगे, और उनकी डिस्कशन क्लासेस, वैल्यूएशंस एंड एवरीथिंग, 1-to-1 उसमें सारा कुछ आएगा। इंडिविजुअल मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो हम शुरू कर रहे हैं। अराउंड 50 प्लस उसके अंदर जो हैं वो मॉक्स होंगे, और वो जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ मार्च को। ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस बैच और द प्रीवियस बैच कैन कॉन्टैक्ट। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। द थर्ड जो रीजन थी हमारी फेलियर की, दैट इज ग्रामेटिकल एरर्स एंड रॉन्ग यूज ऑफ वोकेबलरी। आशा जो मॉक्स है उस मॉक सेशन की फीस 30,000 है। अच्छा जी। सो तीसरा रीजन ग्रामेटिकल एरर्स है। देखें जी, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी गलतियां करते हैं। हम जहाँ एस लगाना नहीं होता, ये बेसिक स्ट्रक्चर की गलतियां ना, ये आप सबको पता होना चाहिए। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखानी लगी होती है, प्रेपोजिशनल फ्लॉज होते हैं। हम इसके अलावा पैरेललिज्म की गलतियां करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स करते हैं। हम कंजंक्शंस की बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स के, स्ट्रक्चर्स की, एक्सप्रेशंस के मसले, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के मसले, कटिंग्स होती हैं। फिर वोकेबलरी का मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लोरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं। देयर इज़ नो नीड टू राइट कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वोकेबलरी आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल अल्फाज में लिखें। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि इंग्लिश ऐसे इज जस्ट लाइक कि आपके सामने एक बंदा बैठा है और आपने उसके सामने अपनी बात रखनी है। अब आप मुश्किल अल्फाज में बात रखेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बात वो समझेगा भी नहीं। लेकिन अगर वो आप आसान अल्फाज में कर दें तो चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी और अगले बंदे के लिए भी आसान हो जाएंगी। आपने वोकेबलरी का गलत इस्तेमाल नहीं करना। पॉजिटिव कॉनोटेशन वाली चीज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन में करनी है, नेगेटिव कॉनोटेशन वाली नेगेटिव में कॉनोटेशन में करनी है। फॉर दैट रीजन हमने एक फाउंडेशन क्लास रखी है। फाउंडेशन क्लास का अब इंशाल्लाह जो मैं कोशिश करूंगा, जो आप लोगों को फाउंडेशन क्लास जो है ना वो आपके इस सेशन के शुरू होने से पहले मिल जाए। जो फाउंडेशन क्लास के अंदर जो बेसिक आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उन पे हम डिस्कशन भी कर लेंगे, और बेसिक आपके स्ट्रक्चर, ऑल दो वो चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ी होंगी, बट वो ये है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। एंड दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर दी बैचेस।
स्पेसिफिकली बैच 7, और प्रीवियस जो बैचेस हैं वो भी इसमें आ सकते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। सो आपका वो ग्रामेटिकल एरर्स वाला मसला। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हो ग्रामर की गलतियां कैसे ठीक हो सकती हैं। देखें, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज प्रैक्टिस। ये जो मैंने सेशन डिजाइन किया है इसमें प्रैक्टिस ज्यादा कराने का मकसद मेरे लिए भी तंगिया, क्योंकि मुझे एवेलुएट करके देना पड़ता है, बट स्टिल रखा इसलिए क्योंकि आपका पर्पस क्या होना चाहिए। आप लोग आए हो, आपने फीस पे की है, तो पर्पस ये है कि आपको इंग्लिश ऐसे आता हो। ये आर्ट है, उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ सीखोगे। सो उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस ठीक है फीस दी और बात खत्म, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली उसका कुछ फायदा होना चाहिए, और फायदा तब हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है कि आप बार बार लिखो और बार बार एवेलुएट कराओ, और ग्रामेटिकल एरर्स भी ऐसे ही जाएंगे। सो ओनली देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज प्रैक्टिस। कोई जरूरत नहीं है कि आप रेनन मार्टिन, रेमंड मार्फी और इस तरह की किताबें पढ़ के उसको रटा मारो। उससे बेहतर है कि आप बेसिक रूल्स आप सबको पता होते हैं ऑलरेडी, आप प्रैक्टिस करना सीखो, गलतियां निकलेंगी तो आप उसको बेहतर करते चले जाओगे। ओके जी। सो दिस इज द थर्ड रीजन फॉर द फेलियर। नाउ द फोर्थ वन। द फोर्थ रीजन इज बेसिकली द क्रैम्ड राइट अप। क्रैम्ड राइट अप क्या होता है जी? हम क्या करते हैं, हम एक किताब उठाते हैं जो बाकी 10,000 लोगों ने भी उठाई होती है। उसके बाद हम आउटलाइन 8-10 रटा मार लेते हैं, 8-10 डोमेन्स जो हमें बताई जाती हैं वो रटा मार लेते हैं, और काम चला के जाके पेपर में बैठ जाते हैं। सेम वो अल्लाह की करनी अगर ऐसी हो जाए, आप तो खैर नहीं होता कि वो सेम टॉपिक आ जाए। अगर तो वो टॉपिक ही नहीं आता, कुछ और आ जाता है, हम बस एजुकेशन का लफ्ज ही कहीं मिल जाए तो हम रख खाते हैं कि खैर है यही पढ़ा हुआ था, तो ये दे आते हैं, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। लेकिन अगर मिस इंटरप्रिटेशन से हम बच जाएं तो हम क्या करते हैं, क्राम्ड राइटअप में हम पकड़े जाते हैं, क्योंकि हर बंदे ने वही आउटलाइन याद की होती है। इसीलिए मैं कोई एफसे की किताब रिकमेंड नहीं करता। आप सिंपल अपनी फैक्ट बुक बनाओ। फैक्ट बुक के लिए आपको मैं ऐप बता देता हूँ, देयर इज अ ऐप कॉल्ड कौशी। उसके ऊपर उसको ले सकते हो। एक ISPR का प्रेस रिव्यू आता है, उसको ले सकते हो। बाकी आपके जो बाकी 10 ऑप्शनल प्लस आपके कंपलसरी के सब्जेक्ट्स हैं प्रेसी के अलावा, वहां से आपको डाटा काफी सारा मिल जाता है। सो आप सारे का सारा डाटा जो है यहाँ से डेवलप कर लेते हो। अगर आप ये सुनना चाह रहे हो कि यार मैंने फैक्ट बुक कैसे बनानी है, सो फैक्ट बुक बनाने का जो तरीका है वो मैंने ऑलरेडी फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो अपलोड किया हुआ है। सो आप वो वीडियो देख लोगे तो आपका वो फैक्ट बुक वाला मसला भी हल हो जाएगा। सो कंटेंट का मसला नहीं रहेगा। सो क्रैम नहीं करना चीज़ों को, मेहरबानी करनी है, अदरवाइज चीज़ें जो हैं वो खराब होती चली जाती हैं। सो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि अभी तक सर ने स्ट्रक्चर पे तो बात ही नहीं की, कि जी आउटलाइन जो है वो सेंटेंस फॉर्म में हो या फ्रेज फॉर्म में हो, कि थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, केस इन स्टडीज एविडेंसेस और ये सारी बातें लिखने से कहीं फेल तो नहीं हो जाते। क्योंकि ये बातें तो सुनी होंगी कि सेंटेंस बेस आउटलाइन ना बनाई तो फेल हो जाओगे, केस इन स्टडी लिखी तो फेल हो जाओगे, एविडेंस डिस्क्रिप्टिव अगर वो एक्सटेंसिव आउटलाइन ना बनाई तो फेल हो जाओगे। सुनिए ये बातें कि नहीं सुनी? आपने सिंपली एक बात मेरे जहन में रखनी है। मैं आपको आज आसान अल्फाज में बात बताता हूँ। मेरे ना जितने बैच फेलोज थे सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट था, सारे पास है। आपके हर टीचर नया स्ट्रक्चर बताता है लेकिन सबके बच्चे पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। ये बात आज दिमागों में बिठा लो। आपने सेंटेंस बेस आउटलाइन बनानी है, सेंटेंस बेस आउटलाइन बनाओ। आपने फ्रेज बेस बनानी है, फ्रेज बेस बनाओ। थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखनी है, आउटलाइन में लिखनी है, लिखो। नहीं लिखनी ना लिखो। नीचे थीसिस स्टेटमेंट जहां पर जरूरी है वहां पर तो लिखनी है ना, कि इंट्रोडक्शन का आखिरी सेंटेंस जो होता है। ऊपर की बात करूं जहां पर ऑप्शनल होती है वहां पर नहीं मर्जी तो ना लिखो। इट इज नॉट एसेंशियल कि आप आउटलाइन के अंदर ही लिखो, लेकिन अंदर तो लिखनी ऑब्वियसली, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। इन द सिमिलर वे आप आउटलाइन सिंपल बनाते हो, डिस्क्रिप्टिव मतलब थोड़ी एक्सटेंसिव करके बनाते हो, केस इन स्टडी लिखते हो या नहीं लिखते, वैसे ही सबमिट बना देते हो या बिल्कुल नहीं बनाते, ये सारे के सारे पैटर्न्स ठीक है। देयर इज नो इशू एट ऑल। इसमें से जो आपका दिल करता है ना, जिस पे दिल मानता है, वो फॉलो करो।
आई कैन अश्योर यू कि कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करने से आप पास भी नहीं होंगे और फेल भी नहीं होंगे। दिस वॉन्ट बी द रीजन ऑफ योर पासिंग और फेलियर। ठीक है, ये चार बात को रीजन बता दी है, इनसे बचत करनी है। बाकी चीजें हम साथ साथ चलते जाएंगे, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आपने वो साथ साथ चीजें करती जानी है। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई कैन अश्योर यू कि जब ये सेशन कंप्लीट होगा यू वुड बी एबल टू राइट इवन अ कंप्लीट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स। कोई मसले वाली बात नहीं होगी, बिकॉज आपके जहनों में बिठा दिया जाएगा कि यार अच्छा मैंने पहली लाइन पे ये लिखना था और आखिरी लाइन तक ये लिखते जाना। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो वो इररेलेवेंसी और उसकी बात कर रहा था, उसकी बात वो बेसिकली आपकी टेक्निकल ट्रीटमेंट वाली और रेलेवेंसी का जो फैक्टर था, जो पिलर था, तीन पिलर्स थे ना, ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। अच्छा, क्लैरिटी में बात करनी बड़ी जरूरी है। दो तीन तरह के टॉपिक्स आते हैं, एक स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, जैसे पीपल हैव बिकम अवेरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये भी एक मिथ है कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि जब कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आप उससे डिसएग्री नहीं कर सकते। आपने ये सुनी है बात कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आ गई है टॉपिक के अंदर, तो आप डिस मतलब अगर टॉपिक एक स्टेटमेंट है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं लिख सकते। दिस इज अनदर मिथ। आप लिख सकते हो। आप CSS 2019 की एग्जामिनर रिपोर्ट निकालो, उसका पैराग्राफ नंबर 2 निकालो, उसकी पहली लाइन पढ़ो। वो कहता है essay is an art of open discussion where a candidate may agree or even negate the topic। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने निगेट किया था, मेरा पास है। जरूरी नहीं, मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा कि आप निगेट ही करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस साइड पे आपके पास आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो उस तरफ चले जाएं। अब देखो ना, मैं एक सिंपल, इसका नुकसान क्या होता है कि जब टीचर कहते हैं निगेट नहीं करना, तो वो स्पेशल CSS के अंदर एक टॉपिक आ गया था, पाकिस्तानी वुमेन हैव सेम चांसेस एज मेन। लोगों ने इसको भी प्रूव करके आए हैं, क्योंकि टीचर्स ने कहा था कि भाईजान आप निगेट नहीं कर सकते। तो के अब सबको पता है कि यार नहीं है सेम चांसेस, उसके बावजूद फिर लिखना पड़ गया। तो भाई थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएं, थोड़ी सी चीजों को बेहतर करें, तो चीजें मजीद आपके लिए खुद क्लैरिटी में लेंगे। अब इवन चॉइस वाला टॉपिक आ जाता है कि जी फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स। लोग कहते हैं ब्लेसिंग भी है कर्स भी है। क्लैरिटी वो कह रहा है, क्लैरिटी डिमांड्स के एक स्टांस ले लो। फिर उसने आसानी कर दी मजीद, उसने स्पेशल CSS के अंदर एक टॉपिक दे दिया, न्यू डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। मैं फिर कह रहा था बोलो कि यूनिपोलर भी है, बायपोलर भी है, मल्टीपोलर भी है। सो यू हैव टू टेक वन साइड, दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट जो मैंने आपसे आज डिस्कस करना था। बेसिक बेसिक चीजें हम आज डिस्कस की हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगले 10 मिनट में यू कैन आस्क। आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दोनों चैट बॉक्स मेरे पास हैं, फेसबुक की वाली भी और जूम वाली भी। सो आप चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं। अगले 10 मिनट हम क्वेश्चंस को दे रहे हैं। अच्छा, PMS essay की जो लेंथ है, वो अगेन वही बात है कि आप वहां पर आपका 2 घंटे का ऐसे है, तो 2 घंटे का ऐसे जब आप लिख रहे होते हो, तो आपकी लेंथ, मैं उधर भी आपको कहूंगा कि यार अगर आपके 10 एक आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट वुड बी मोर देन इनफ। स्ट्रक्चर सेम ही फॉलो करेंगे, वो जब हम डिस्कशन करेंगे इस पे तो डिटेल में बताऊंगा। सो उसमें बिल्कुल जी, दिस दिस सेशन इज फॉर CSS एंड PMS बोथ। तो आप देखें ना, अब स्पेसिफिकली मैंने आपको बता दिया, CSS के लिए 11 से लेके 17 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, और PMS के लिए मैंने कहा 10 से लेके 14-15 तक हो जाए तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, 2 घंटे का ऐसे है, तो थोड़ा सा आपने उस हिसाब से लेकर चलना है। 1500 तक हो जाए, परवा 1500 तक हो जाए। किताबें और किताबों से निकालना क्या है? अच्छा ठीक है, किताबें, अब टाइम नहीं है किताबें इतनी ज्यादा पढ़ने की। आप आप उसके जो है वो थोड़े से रिव्यूज पढ़ लें, मैंने आपको मैगजीन्स बताई हैं उनको पढ़ें।
तो चीज़ें आपको वैसे ही वहां से निकाल लें। अच्छा जी, मारिया मैंने बता दिया कितने ऐसे, 11 से 17 तक। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं जी, आई वॉन्ट बी रिकमेंडिंग एनी टॉपिक्स। आपने कोशिश ये करनी है कि जो डोमेन्स मैं करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो टॉपिक्स हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे आप सुने ध्यान से। और जो हम मॉक्स लेते हैं 4, वो ध्यान से सुने। आगे जो टेस्ट सीरीज के मॉक्स हैं उनको देखें। हर दफा ऑलमोस्ट अभी भी सीएसएस के अंदर 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो ऑल सिमिलर, सेम टॉपिक्स तो कभी भी नहीं आ सकते, ना ही कोई इतना बड़ा नजूमी होता है कि उसको पता होगा पेपर में कौन से आते हैं। बट ये है कि वो डोमेन्स तकरीबन सेम हो जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू वुड बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर। कि अगर आपने ये मॉक्स दिए हुए हुए, आपने वो टेस्ट सीरीज दी हुई हुई, तो मेरा नहीं ख्याल, और ये क्लासेस सारी आपने ली हुई हुई, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिस पे आपको मुश्किलात होंगी। जी जिशान, बिल्कुल मैं शेयर भी करूंगा और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा जी। जी मुदस्सिर, क्लास की टाइमिंग 10 बजे होगी। मोहसिन, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक टू जनरल भी लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखो इंट्रोडक्शन, वो फिर उसका फॉलो करो तरीका। हम जनरल टू स्पेसिफिक लिख के फिर क्रंच पैराग्राफ दे देते हैं, हालांकि वो फॉर्मूला जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल का है, क्रंच पैराग्राफ वाला। बस हमारा जिधर जो मिलता है हम चलाते हैं। प्रूफ वाला सिलेक्शन होता है, उसमें क्या लिख सकते हैं और कैसे, देखें जी। पैराग्राफ के अंदर एविडेंस 54 कैटेगरीज के लिख सकते हो आप। कोई डेली लाइफ एग्जांपल, कोई बुक, कोई आर्टिकल, इवन अ केस स्टडी, an analogy, a comparative analysis, a critical analysis. There are number of things which you can refer. मैंने आपको सिंपल सी बात की, अपनी बात को साबित करने के लिए जो आपके पास है उसमें रेफर कर दो। परवा मैं वो भी शेयर करूंगा, लेटर और एप्लीकेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर कर दी हुई है, तो वो देख लीजिएगा। सर 25 पे पीएमएस फेल हो तो फ्लॉ किस में होता है इन योर ओपिनियन, स्ट्रक्चर और कंटेंट? 25 पे हो तो मेरे ख्याल से आपके पैराग्राफ के स्ट्रक्चर्स का मसला है, आपके कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर्स हैं। कंटेंट वाला मामला जो है ना, वो ये होता है कि आपकी ग्रामर ठीक हो और 30 से ऊपर नंबर हो, तो फिर मसला होता है। 20 से नीचे आपकी इंटरप्रिटेशन का है, रेलेवेंसी का मसला होता है। हमारी आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं? ऐसे हो आर्गुमेंटेटिव नाम का कोई ऐसे नहीं होता। आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने क्लैरिटी में एक्सप्लेन किया कि आपने एक साइड लेनी होती है। अगर ये चीजें लिख सकते हैं, वो फंसते इस तरह हैं क्योंकि वो खुद अपने आप को फंसाते हैं, चीजें अपने लिए मुश्किल करते हैं तो फिर फंसते हैं। कुछ मिस इंटरप्रिटेशन में फंसते हैं, कुछ इररेलेवेंट लिखते हुए फंसते हैं। ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि यहाँ पर वो फंसते हैं। फरवा अगर 36 है तो विच मीन्स कि आपने कोई ऐसा ब्लंडर मारा है जिसकी वजह से उसने जानबूझ के आपको फेल किया। क्योंकि आपने कोई बाइस्ड ओपिनियन दिया होगा, आपने कोई ऐसी बात की होगी जो पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, सेक्टेरियन बेसिस पे, रेशल बेसिस पे जो बाइस्ड हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कंटेंट का मसला हो सकता है। देखिए ये कोई वो अल्टीमेटली आपको 100% तो क्राइटेरिया तो नहीं सेट कर सकते कि इतने नंबर आएंगे तो फिर इधर आएगा तो उधर आएगा। अच्छा जी, आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट, डोंट वरी ओसाफ, व्हेन जब हमारा लेक्चर होगा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो आपको ये वाला मसला नहीं रहेगा, यू वुड बी इजीली एबल टू बेसिकली कन्वर्ट योर रॉ आइडियाज इनटू आर्गुमेंट्स। मैंने तो इसीलिए कह दिया, जे आपका जो भी नाम है, मैंने इसलिए तो कह दिया कि यार कोई भी स्टाइल फॉलो कर लो। मैंने इसलिए तो आसान कर दिया ना, कोई भी स्टाइल फॉलो करें, सब ठीक है मुझे तो। मैं तो आपको सिंपल ये बताया कि आप टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ठीक करें, आप रेलेवेंट रहें, आप जो है ग्रामेटिकल एरर ना करें और क्रैम्ड राइट अप ना लेकर आएं, अपने आइडियाज़ को ओरिजिनलिटी के साथ आएं। सो स्टाइल मैंने कहा ज़रूर फॉलो करें, जो अच्छा स्टाइल है एफपीएससी रिकमेंड करती है वो ज़रूर फॉलो करें। पीएमएस जीके के लिए डिफरेंट वे आउट्स हैं। सिलेबस निकालें, उसके ऊपर जो कंटेंट, सब कंटेंट्स दिए हुए हैं उनके ऊपर पढ़ें। बेसिक ना हो उसके बारे में होनी चाहिए, जनरल साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए।
बाकी प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। इंट्रोडक्शन, मेथड, हुकर, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन पॉइंट्स, कंक्लूजन और होपफुल स्टेटमेंट, कैन आई यूज क्रंच। देखें जी, आप अगर चल रहे हैं स्पेसिफिक टू जर्नल, आपका जो मेथड है स्पेसिफिक टू जर्नल है, इसमें हुक स्टेटमेंट होती है, थीसिस होती है, आउटलाइन के पॉइंट्स होते हैं, देन देयर इज नो नीड फॉर एन होपफुल स्टेटमेंट। ये जो आप होपफुल स्टेटमेंट देते हो ये इसका पार्ट नहीं है। हाँ, अगर आप हुकर, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन पॉइंट्स वाला इंट्रो बनाते हैं तो उसके बाद क्रंच पैराग्राफ का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ये कंक्लूजन निकाल दें। बाकी पेपर्स में मेरे ख्याल से रेलिवेंसी मैटर करती है, 6 साइड्स मोर देन इनफ होती हैं आंसर के लिए, मैंने 6 साइड की लिखी थी। जी, क्रंच पैराग्राफ नाम की एक चीज इजाद की गई है, लेकिन वो इसलिए इजाद की गई थी ताकि एक को इसके अंदर एक कोहेजन को बरकरार किया जा सके, लेकिन गलत इस्तेमाल किया जाता है उसका। मेरा नहीं ख्याल कि आप जनरल टू स्पेसिफिक अगर बनाए तो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। जी, मैक्सिमम ना यूज करें, मिनिमम यूज करें। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो है, आप कम अंग्रेज बने और ज्यादा एस्पिरेंट बने सो दैट आप पास हो सकें, अदरवाइज फिर अंग्रेजी दान बन जाएंगे, आप सीएसपी नहीं बन पाएंगे। Is there a ratio for substantiating content such as desired number of quotes and facts, one for every argument? अच्छा, एक एक पैराग्राफ में एक एविडेंस होना चाहिए बस, बाकी जो मर्जी वो हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं है, जो भी आप उसमें एविडेंस दे दें। हुकर एक अटेंशन ग्रैबर होता है जिससे आप शुरू करते हो ऐसे। वो इंशाल्लाह जब सेशन आया आगे तो उसमें इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें जी, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज जो है एक ही तरीका है जी, एक्सप्रेशन, ग्रामर, आर्टिकुलेशन, कंटेंट, हर चीज अच्छा करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। लिखें चेक करवाएं, लिखें चेक करवाएं। नहीं जी, देर इज नो डिस्काउंट एट ऑल, 15,000 फीस है। इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन कॉन्टेक्ट। ये ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड प्राइस है, आप इतने में आपको पूरे साल की वैल्यूएशन मिल रही है, आप और क्या आपको चाहिए, साथ एक आधी फिर भैंस ही मिल सकती है। जी औसाफ, आई लेट यू नो, मैं आपके साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। जो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं बैच 7 के, उनके साथ एक रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग फाउंडेशन क्लास, आप लोगों ने वो सुननी है पहले, फिर अगली बात करेंगे। और आप आपके साथ जो रीडिंग्स शेयर हुई हुई हैं वो रीडिंग्स आप एक दफ़ा कंप्लीट कर लें। चलें जी, अपना ख्याल रखें। और जी नहीं जी, ओपन बुक में, ओपन ग्रुप में नहीं कर सकता, जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं उनके भी तो हलाल करने हैं ना। हाँ ना, जिन्होंने